नमस्कार, आप सभी का हम अपने YouTube चैनल दिनेश राजवंशी पर एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और इम्पॉर्टेंट ईवीएस का यह वीडियो पार्ट नंबर 5, इसमें आपको 201 से 250 प्रश्नों के बीच इम्पॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अंत में हम आपके द्वारा कमेंट बॉक्स वाले प्रश्न का आंसर जो प्रदान किया गया है उसका एक्सप्लेनेशन भी प्रदान करते हैं, तो अपने कमेंट को भी आप देखिएगा और वेट कीजिए अंत तक। क्लियर है? लीजिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न ये रहा। 201 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। छोटा नागपुर का पठार जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राइट ऑप्शन पहचानिएगा। इसमें से 4 विकल्पों में से कौन है? महेंद्रगिरी, पारसनाथ, गुरुशेखर या दोद्दा बेट्टा? राइट ऑप्शन है इसका बी विकल्प। छोटा नागपुर का पठार जो झारखंड में स्थित है उसकी सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। कौन सा शिखर माउंट एवरेस्ट के बाद संसार का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है? यानी सेकेंड हाईएस्ट पीक कौन है? नंदा देवी, मकालू, माउंट केटू या ब्रांड पीक? राइट ऑप्शन है इस प्रश्न का सी ऑप्शन, माउंट केटू, जो काराकोरम रेंज में स्थित है लद्दाख राज्य में। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में माउंट केटू स्थित है। वर्तमान पीओके में, पाक अधिकृत जो कश्मीर है उसमें है केटू, और इसकी ऊंचाई नोट कर लीजिए 8611 मीटर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 203। जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? लेह तथा श्रीनगर, जम्मू तथा कारगिल, नेपाल तथा सिक्किम, भूटान तथा अरुणाचल प्रदेश? राइट ऑप्शन पहला विकल्प, लेह तथा श्रीनगर को जोजिला पासेस जोड़ता है। याद रखिएगा 203 का पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न 204 आपकी स्क्रीन पर। पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट पर्वत श्रेणियां किस पहाड़ी में मिलती हैं? अन्नामलाई, नीलगिरी, पालनी या सेवराय? राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा। इस प्रश्न का आंसर है बी ऑप्शन, नीलगिरी पहाड़ी पर वेस्टर्न घाट और पूर्वी घाट आकर के मिलते हैं। किस पर? नीलगिरी पर। अगला प्रश्न 205। पूर्वी तट को 2 भागों में बांटा जाता है। दक्षिण की ओर का हिस्सा कोरोमंडल तट है। उत्तरी तट को क्या कहा जाता है? यानी दक्षिणी भाग है जो, उसका नाम कोरोमंडल बता दिया है प्रश्न ने। उत्तरी भाग का नाम आपसे पूछा है। उत्तरी सरकार, काठियावाड़, उपन तट, कंगुक तट? राइट ऑप्शन है इस प्रश्न का ए ऑप्शन, उत्तरी सरकार तट, जो उड़ीसा और आधा आंध्र प्रदेश, वहाँ तक का हिस्सा उत्तरी सरकार है, और हाफ आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक का क्या नाम होता है? कोरोमंडल। याद रखिएगा ये कोस्ट बहुत अच्छे से प्रश्न में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, यमुना की प्रमुख सहायक नदियाँ जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं कहाँ से निकलती हैं? विंध्य श्रेणी, मालवा पठार, दक्कन के पठार या अमरकंटक पहाड़ी? तो यमुना की जो हेल्पिंग या ट्रिब्यूटरी नदियां हैं, रिवर्स हैं, वो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? तो 206 प्रश्न का राइट ऑप्शन नोट कीजिए, मालवा के पठार से। याद कीजिए चंबल, केन, बेतवा, ये इम्पॉर्टेंट नदियां हैं जो यहाँ मालवा के प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती हैं। अगला प्रश्न है 207। ब्रह्मपुत्र नदी का सोर्स पूछा है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका स्रोत क्या है? चारों विकल्प आपकी स्क्रीन पर हैं। 207 प्रश्न का हम आंसर बताते हैं। मुख्य ओरिजिनेट ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से, और एक ग्लेशियर है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। कौन सा? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, और मानसरोवर झील के पास से ब्रह्मपुत्र नदी ओरिजिनेट होती है। बी ऑप्शन में वो ग्लेशियर का नाम गलत दिया गया है, तो ए ऑप्शन सही है इसका 207 का। अगला प्रश्न 208। तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये जीएस के प्रश्न या ईवीएस के समझिए। तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? राइट ऑप्शन डी विकल्प, कृष्णा की सहायक नदी हैं तुंगभद्रा और भीमा। 208 का डी ऑप्शन। अगला प्रश्न 209। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? जो नर्मदा नदी है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? चारों विकल्प आपकी स्क्रीन पर हैं, आंसर पहचानिए और आंसर मिलाइए। क्या आपने बी ऑप्शन चुना था? अमरकंटक। अमरकंटक से सोन और नर्मदा नदी ओरिजिनेट होती हैं, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न 210। भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी नदी? वाटर बॉडी के हिसाब से कह रहे हैं, जल की क्षमता या मात्रा के हिसाब से कह रहे हैं बड़ी। यहाँ लॉन्गेस्ट नहीं पूछा लेकिन बड़ी पूछा है, तो वो लंबी भी हो जाएगी और बड़ी भी नदी है, तो आंसर है बी विकल्प, सिंधु नदी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी और लंबी नदी है। याद रखिएगा भारत में भी बहती है और पाकिस्तान में। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब है इंडिया अकेले में नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप जो है उस देशों में।
अगला प्रश्न 211, लूनी नदी किस में गिरती है? लूनी नदी का समागम या मुहाना कक्ष का रण, बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न 212, प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, क्योंकि? यहाँ क्वेश्चन देख लीजिएगा और विकल्प 3 आगे दिए गए हैं। तो जो प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर इंडिया है उसमें पश्चिम यानी वेस्ट की ओर बहने वाली फ्लो करने वाली रिवर्स डेल्टा नहीं बनाती हैं, क्योंकि ए विकल्प है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां अधिकांशतः भ्रंश घाटियों से बहती हैं। और देखिएगा ये विकल्प आपके 3 ये रहे यहाँ पर, तो देख लीजिए बी ऑप्शन, ये नदियां पूर्णतः प्रौढ़ है यानी बूढ़ी हो चुकी हैं, अतः मलबा नहीं ला पाती हैं। सी ऑप्शन, पश्चिमी घाट काफ़ी ऊंचा है जिस कारण ऊपर से गिरने वाली नदियां सिल्ट का सुनियोजित निक्षेप नहीं कर पाती हैं। सिल्ट मतलब गाद यानी मुलायम मिट्टी। और डी ऑप्शन कह रहा है उपर्युक्त सभी, तो इस प्रश्न का यही ऑप्शन सही है, उपर्युक्त तीनों विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न 213, गोदावरी नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल चारों विकल्पों में से पहचान लिया होगा, क्या है? तो यहाँ पर नोट कीजिए सी ऑप्शन, सह्याद्री। वेस्टर्न घाट जो है उसको सह्याद्री बोलते हैं, तो सी ऑप्शन 213 का बिल्कुल सही है। और यहाँ पर नोट कीजिए नासिक, नासिक त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी नदी का उद्गम है। नासिक त्र्यंबकेश्वर सह्याद्री में स्थान है, वहाँ पर गोदावरी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न 214, यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखें सोन गंगा की है, तो यहाँ ये कट हो गया, डी ऑप्शन कोई नहीं कह रहा है, बचा ए ऑप्शन, तो यही सही है, चंबल केन बेतो, अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में बताया था। अगला 215 प्रश्न, कौन सी नदी सतपुड़ा तथा विंध्याचल के बीच में बहती है? बहुत ही आसान प्रश्न है, ए ऑप्शन, नर्मदा सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य में प्रवाहित होने वाली नदी है। अगला प्रश्न 216, ध्यान से देखिए, ये मैचिंग करनी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। झीलों का राज्यों के साथ गलत जोड़ा बताना है आपको। सामर झील राजस्थान में बता चुके हैं, चिल्का उड़ीसा भी आपको बताया जा चुका है, कोलोर या कोलार झील आंध्र प्रदेश, ये भी आपकी सही है, कोलार या कोल्लेरू याद रखिएगा, ये ऑप्शन भी सही है। और देख पा रहे होंगे लूनार या लोनार झील महाराष्ट्र में होती है, ना कि मध्य प्रदेश, यही जोड़ा गलत है। अगला प्रश्न 217, जो पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं, जो पवनें, जो विंड है स्थल लैंड से ओशियन की ओर फ्लो होती हैं या प्रवाहित होती हैं, क्या कहलाती हैं? जमीन से समुद्र की ओर चलने वाली पवनों को उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनें कहा जाता है। बी ऑप्शन नोट कीजिएगा आंसर इसका 217 का। अगला प्रश्न 218 आपकी स्क्रीन पर, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक विशेषता क्या है? चारों ऑप्शन पॉज करके पढ़ लीजिएगा। आंसर हम बता रहे हैं 218 का राइट ऑप्शन है पहला विकल्प, पवनों की दिशा में परिवर्तन। जो विंड की दिशा में परिवर्तन होता है, 6 महीने पवन सागर से स्थल और 6 महीने स्थल से सागर चलती है, यही इंडियन क्लाइमेट की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है। क्लियर है? अगला प्रश्न 219, तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा खासकर प्रत्यावर्तित मानसून हवाओं के कारण होती है। प्रत्यावर्तित मानसून की ऋतु किस माह से प्रारंभ होती है? प्रत्यावर्तित मतलब होता है बदला यानी लौटा हुआ, बदलना या लौटना। पहले मानसून आता है जून में और अक्टूबर में लौटने लगता है, तो महीना कौन सा हो जाएगा? अक्टूबर। प्रत्यावर्तित मानसून की किस ऋतु में प्रारंभ होती है तमिलनाडु में वर्षा? तो बी ऑप्शन नोट कर लीजिए, अक्टूबर में प्रत्यावर्तित मानसून स्टार्ट होता है लौटना, यानी सर्दियों के प्रारंभ में मानसून लौटने लगता है, तो आंसर बी विकल्प है। 220 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, किस समय वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता होगी? समझ गए हैं प्रश्न? तो ऑप्शन देखिए, सायंकाल, मध्याह्न, प्रातः या रात्रि। राइट ऑप्शन इसका नोट कीजिएगा, 220 का आंसर है पहला ऑप्शन, प्रातः काल। आपने देखी होगी ओस पड़ती है ना, तो सबसे अधिक आर्द्रता ह्यूमिडिटी प्रातः काल मॉर्निंग टाइम में होती है। अगला प्रश्न 221 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देश में सबसे अधिक वर्षा मासिन राम नामक स्थान पर होती है, यह किस राज्य में है? पहचान चुके होंगे, मासिन राम आपका मेघालय, जो चेरापूंजी में होता था ना, उसी के बगल वाला गांव है, ये ग्राम है, विलेज है मासिन राम, मेघालय में विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, याद रखिए। अगला प्रश्न है 222,
कौन सी विशेषता भारतीय वर्षा से संबंध नहीं रखती है? भारत के अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा होती है, भारत के सभी क्षेत्रों में वर्षा का वितरण समान नहीं है, भारत में वर्षा की अनिश्चितता है, और डी ऑप्शन संपूर्ण भारत में वर्षा समान होती है। यही ऑप्शन गलत है, समान नहीं होती है। क्लियर है? तो ये ए, बी और सी ये तीनों ऑप्शन सही हैं, संबंध रखते हैं इंडियन रेनफॉल से, जबकि डी ऑप्शन कह रहा है गलत है। अगला प्रश्न है 223। ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत की कुल वर्षा में करीब कितना योगदान है? जो ग्रीष्मकालीन मानसून आता है ना 1 जून को, वो कितनी प्रतिशत वर्षा करता है या योगदान देता है इंडिया में? तो राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा, चारों विकल्पों में से बी ऑप्शन सही है। 75% हिस्सा ये ग्रीष्मकालीन मानसून के द्वारा, बाकी हमारा शीतकालीन लौटता हुआ मानसून, और 1% भाग पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के द्वारा होता है। तो आंसर याद रखिएगा। अगला प्रश्न 224। भारत में शीतकालीन वर्षा तमिलनाडु तट पर किसके द्वारा होती है? अभी ऊपर भी हमने बात की थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, ऐसे ही प्रश्न फिर से आ गया है। तो तमिलनाडु में जो शीतकाल में वर्षा होती है लौटते हुए प्रत्यावर्ती मानसून से, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? देखिएगा आंसर 224 का पहला ऑप्शन सही है, उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्व से लौटता है ना, तो उत्तर पूर्वी मानसून हो जाएगा आंसर ए ऑप्शन। 225 प्रश्न। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है 75%। इसकी समय अवधि पूछी है, तो अभी हमने बोला था ना आपको जून में स्टार्ट होता है, तो जून से सितंबर सही ऑप्शन हो जाएगा 225 प्रश्न का। अगला प्रश्न 226। पश्चिम बंगाल या पश्चिमी बंगाल, असम, उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व यानी जून महीने के पहले आने वाली तड़ित झंझाएं किस नाम से जानी जाती हैं? यहाँ गौर करिए, हमारा मानसून 1 जून को आता है और इसके पहले भी पश्चिम बंगाल, असम में, उड़ीसा में कुछ बारिश हो जाती है या मानसून पहले ही आ जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? ये है बी ऑप्शन आंसर, काल वैसाखी। नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आ रहे हैं अब। तो 226 का बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 227। कोंकण तट पर अप्रैल और मई में, देखिएगा फिर से जून की पहली वाली बात हो गई है। कोंकण तट मतलब कर्नाटक और महाराष्ट्र वाला एरिया, कोंकण रेलवे याद होगा। कोंकण तट पर अप्रैल मई महीने में होने वाली बारिश मानसून के पहले की है, उसे क्या कहते हैं? काल वैसाखी, पश्चिम विक्षोभ, झंझा वर्षा या मैंगो सॉवर? राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा 227 का मैंगो सॉवर। याद रखिए, यानी इस समय बारिश जो होती है उससे आम में दाने पड़ जाते हैं, मैंगो पक जाते हैं, आम पकने लगते हैं, इसलिए इसको कहते हैं मैंगो सावर कोंकण तट पर। और पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा में काल वैसाखी, एक ही बात है, मानसून की पहली वाली वर्षा है, वहाँ पश्चिम बंगाल में हो तो काल वैसाखी, कोंकण में हो तो मैंगो सॉवर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 228, नोट कीजिएगा इसे। किस राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती है? 1 जून वाले और सितंबर तक वाले मानसून में किस राज्य में वर्षा नहीं होती है? आंसर आपको सामने ही दिख रहा होगा, 228 का पहला विकल्प ही। अभी बात हुई थी ना, लौटते हुए मानसून से होती है तमिलनाडु में, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। दक्षिण पश्चिम मानसून ओवरऑल इंडिया में बारिश करता है, लेकिन तमिलनाडु और आधे आंध्र प्रदेश में नहीं करता है, इसमें करता है लौटते समय। तो क्लियर हो जाएगा आंसर आपको। अगला प्रश्न 229। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अगर किसी क्वेश्चंस में आपको डाउट है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहाँ हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। अगले वीडियो में आपका वो कमेंट बॉक्स वाला प्रश्न हम इन्वॉल्व करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। 229 प्रश्न। मानसून की उत्पत्ति की नवीनतम विचारधारा किस पर आधारित है? इसे याद रखिए, जो मानसून है ना, उसकी नवीनतम एक विचारधारा कॉन्सेप्ट आया है, वो आपका किस पर आधारित है? आंसर नोट कीजिए, बी ऑप्शन। ऊपरी वायुमंडल में जेट नामक संवहन धाराएं, कहते हैं ना जेट स्ट्रीम, तो जेट स्ट्रीम भी हमारे मानसून को इफेक्ट करती है। इस विचारधारा को हाल ही या नए कुछ दशकों में जन्म दिया गया है, तो बी ऑप्शन सही है। ऊपरी वायुमंडल में जो जेट संवहन धाराएं चलती हैं, उससे मानसून की नवीनतम विचारधारा को जन्म दिया गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर।
भारत में सर्वाधिक विस्तार किस मिट्टी का मिलता है? सिंपल प्रश्न है, आंसर हम बताते हैं 230 का बी ऑप्शन, जलोढ़ एलुवियल सॉइल भारत में सबसे अधिक मिलती है। अगला 231 प्रश्न, भारत में मृदा अपरदन का सबसे प्रमुख रीजन कारण क्या है? सॉइल इरोजन का। तो 231 का आंसर पहचानिएगा, आपके अनुसार क्या होगा? यहाँ पर दिख रहा होगा सी ऑप्शन, वनों की बड़ी ही मात्रा में विदोहन, बड़ी ही मात्रा में वनों की कटाई, डिफॉरेस्टाइजेशन, काटना, पेड़ों को काट दीजिएगा तो जो मिट्टी बंधी हुई है ना जड़ों से वो आपका ढीली पड़ जाती है और उसका इरोजन हो जाता है। अगला 232 प्रश्न, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? आंसर बी ऑप्शन, सिंपल प्रश्न है। अगला 233 प्रश्न, किस मिट्टी में पोटास फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है तथा यह मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ का गुण रखती है या सर्वाधिक उपजाऊ होती है? तो आंसर नोट कीजिएगा, 233 प्रश्न का राइट ऑप्शन है आपका कांप एवं जलोढ़ मिट्टी, यही है सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी, क्योंकि यहाँ बाढ़ के द्वारा इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ह्यूमस मिला दिए जाते हैं तो एलुवियल सॉइल सबसे अधिक उपजाऊ है, पोटास और फास्फोरस भी पर्याप्त होता है। अगला प्रश्न 234, लैटेराइट मिट्टी का अधिकतम जमाव किन राज्यों में है? लैटेराइट मिट्टी किन राज्यों में सर्वाधिक है, ऐसे भी समझ लीजिए। 234 प्रश्न को नोट कीजिएगा, क्या आंसर होगा? दक्षिण भारत, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में लैटेराइट मिट्टी का जमाव पाया जाता है। इसे पहचान के रखिए ऑप्शन को, लैटेराइट मिट्टी दक्षिण भारत, केरल, कर्नाटक और आंध्रा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 235, लोहे एवं एल्यूमिनियम की मात्रा सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी में पाई जाती है? आयरन और एल्यूमिनियम किस मिट्टी या सॉइल में पाए जाते हैं? तो 235 का आंसर नोट कीजिएगा, लाल मिट्टी। लाल मिट्टी में है तो आयरन ऑक्साइड होगा, तभी तो आयरन यानी लोहा पाया जाएगा, तो ऐसे भी पहचान लीजिएगा, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 236, जिस मैदानी क्षेत्र में नदियों का पानी नहीं पहुंच पाता है उसे क्या कहते हैं? जिस प्लेन में नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है उसे क्या कहते हैं? राइट ऑप्शन पहचान चुके होंगे, पहले वीडियो में भी हम करा चुके हैं। तो बांगर क्षेत्र या बांगर मिट्टी कहलाती है जहां नदियों के पानी नहीं पहुंचते हैं या बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है। आंसर पहचान चुके हैं। अगला प्रश्न 237, भारत में रेतीली मिट्टी के प्रसार को किस उपाय से रोका जा सकता है? रेतीली मिट्टी मतलब डेजर्ट, डेजर्ट का जो फैलाव हो रहा है ना, डेजर्ट फैल रहा है थार मरुस्थल, तो उस रेतीली मिट्टी के प्रसार या फैलाव को किस उपाय द्वारा रोका जा सकता है? वृक्षारोपण, यही आपका पहला ऑप्शन सही है। सबसे इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण उपाय पहला ही है। अगर आपको मरुस्थल को रोकना है तो वृक्ष सर्वाधिक लगाने होंगे। 237 का ए ऑप्शन। अगला प्रश्न ध्यान से पहचानिए 238, पीएच का स्तर कम होने से क्या होता है? पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी पीएच मान पढ़े हैं ना, तो कम होने पर क्या होता है? अम्लता, और अधिक होने पर क्षार, और बैलेंस होने पर उदासीन। तो क्लियर है, कम होने पर क्या होगा? बी ऑप्शन सही, अम्लता अधिक हो जाएगी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चावल की कृषि के लिए किस प्रकार की मिट्टी अनुकूल है? राइस प्रोडक्शन के लिए कौन सी सॉइल सबसे इंपॉर्टेंट होगी? चारों विकल्प आपकी स्क्रीन पर है, पहचानिएगा क्या राइट ऑप्शन होना चाहिए इसका। 239 प्रश्न का राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा, दोमट मिट्टी। डेल्टा क्षेत्रों में चीका प्रधान दोमट मिट्टी पाई जाती है, वह चावल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल याद होगा, उड़ीसा याद होगा, ये डेल्टाई प्रदेश वाले हैं, यहाँ पर दोमट मिट्टी पाई जाती है, ये चावल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। अगला प्रश्न 240, कल्लर, रेह, ऊसर, थूर, चोपन आदि किस प्रकार की मिट्टियाँ हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस कोड को लिख लीजिएगा। कल्लर, रेह, ऊसर, थूर, चोपन किस मिट्टी के नाम है ये? तो 240 का आंसर पहचान लिया होगा, नमकीन मिट्टी, यानी जहाँ पर क्षार ज़्यादा हो जाता है, नमक ज़्यादा हो जाता है, उसे रेह या ऊसर कहते हैं। ऊसर मिट्टी पहचाना होगा, उसमें नमक नमक दिखता है, तो नमकीन मिट्टी के ही ये नाम है। अगला प्रश्न 241, प्यारे विद्यार्थियों, अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर किया करिए। अगर इम्पोर्टेंट हो तो कीजिएगा, अन्यथा नहीं करिएगा बिल्कुल। तो 241 प्रश्न को पहचानिए, क्या आंसर सही होगा? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मनुष्य द्वारा किया जाने वाला है जो पारिस्थितिकी संतुलन में बाधा डालता है?
जो इकोलॉजी बैलेंस है ना, उसमें बैरियर होता है। कौन सा कार्य है मनुष्य का? तो यहाँ देखिएगा, इकोलॉजी अनबैलेंस करेगा, पारिस्थितिकी को बिगाड़ेगा, लकड़ी को काटना, यानी हम कहते हैं ना डिफॉरेस्टाइजेशन, तो पारिस्थितिकी असंतुलन करता है ये। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करिए। 241 का सी ऑप्शन। अगला प्रश्न 242, ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसी खेत में सांप और गिद्ध चूहों को खा रहे हैं, यदि उस खेत में जंगली कुत्तों को छोड़ दिया जाए तो तत्काल परिणाम क्या होगा? देखो, वैसे भी सांप और गिद्ध तो खा ही रहे थे चूहों को, अब कुत्ते और छोड़ दिए हैं, तो कुत्ते क्या करेंगे? चूहों की संख्या को कम कर देंगे, और तो ये आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 243, उस स्पीसीज या जाति को क्या कहते हैं जिसका प्रतिबंधित वितरण होता है? प्रतिबंधित वितरण मतलब लोकल है, स्थान पर ही एक सिमट के रह गई है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज। क्या कहते हैं? एंडेमिक स्पीसीज। आंसर याद रखिएगा, बी ऑप्शन सही होगा, स्थानिक यानी लोकल स्तर पर। ऐसी जाति जो एक ही स्थान पर सिमट के रह जाती है उसे प्रतिबंधित या स्थानिक या एंडेमिक स्पीसीज या जाति कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्यावरणीय प्रश्न है 243। अगला प्रश्न 244, जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाला स्थल क्या कहलाता है? जीवन को, लाइफ को कौन से स्थल पर आपको मिलता है या कहाँ पर देखते हैं आप? जीवभार, स्थलमंडल, जल या जीवमंडल? तो बायोस्फीयर कहते हैं ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। आपको हमने बहुत अच्छे से क्लास में बोला था, जीवन कहाँ होगा? बायोस्फीयर, जैवमंडल में। अगला प्रश्न 245, ऊर्जा संकट किसका परिणाम है? जो आपकी एनर्जी क्राइसिस चल रही है, अब ऊर्जा संकट, लाइट नहीं आ रही है, तो ये ऊर्जा संकट का परिणाम पूछा है। ऊर्जा उत्पादन में भारी लागत, प्रदूषण के कारण कुछ ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग करने में भय, ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोतों का अधिक प्रयोग, डी ऑप्शन ऊर्जा को स्रोतों की अनुपलब्धता। राइट ऑप्शन इसका है सी ऑप्शन। नजर रखिए इस पर, ऊर्जा के अनवीकरणीय। अनवीकरणीय मतलब ऐसा ईंधन जिसका अगर एक बार प्रयोग कर लिया तो दोबारा नहीं मिलेगा। अनवीकरणीय, नया नहीं मिलेगा, नवीकरणीय नया मिल जाता है, जैसे सूर्य का प्रकाश। तो ऊर्जा संकट का यही तो परिणाम हुआ, हमें पेट्रोल महंगा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि संकट है, अब पेट्रोल खत्म होने वाला है। कोयला कम मिल रहा है, क्यों? खत्म होने वाला है। मिट्टी का तेल देखा होगा ना, तो ये क्या है? सब अनवीकरणीय है, इसलिए ऊर्जा का संकट दिखा है। अगला 246 प्रश्न है, वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं? ध्यान से प्रश्न को, वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन का नेचुरल सोर्स। राइट ऑप्शन देख सकते हैं बी विकल्प। नेचुरल सोर्स क्या होगा? वॉल्केनो एक्टिविटी, ज्वालामुखी उद्गार, ज्वालामुखी के द्वारा बहुत सारा धुआं, धक्कड़, धूल, कंकड़, बहुत सारी गैसेज वायुमंडल में डिपॉजिट कर दी जाती हैं, तो बी ऑप्शन सही होगा। बाकी ये आपके कुछ मानव निर्मित हैं, तो ऑप्शन देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 247, ठोस अपशिष्ट को निचले स्तर के क्षेत्र में फेंककर ऊपर से मिट्टी डाल देने को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसलिए ध्यान से पूरा वीडियो जरूर देखिए। ठोस अपशिष्ट को निचले स्तर पर यानी गड्ढे में, क्षेत्र में फेंक दिया है, ऊपर से मिट्टी डाल दी है, उसे क्या कहेंगे? सैनिटरी लैंडफिलिंग, ओपन डंपिंग, कंपोस्टिंग, इंसिनरेशन। राइट ऑप्शन पहचान चुके होंगे इसका, ए ऑप्शन सही है। क्या आपने यही पहचाना था? ठोस अपशिष्ट को आपने गड्ढे में खोदा और मिट्टी डाल दिए, दफन कर दिया, उसे कहते हैं सैनिटरी लैंडफिलिंग। याद रखिएगा इस शब्द को। 247 का ए ऑप्शन। अगला प्रश्न 248, प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ, ध्यान से, प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ जिसमें कीट भी सम्मिलित होते हैं, कौन सा है सबसे बड़ा? बहुत आसान प्रश्न है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, सी ऑप्शन सही है। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? ऑर्थोपोडा संघ। याद रखिएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न 249, निम्नलिखित में से किसे सफेद हाथियों का देश कहते हैं? किसे सफेद हाथियों का देश? बहुत पुराना प्रश्न है ये, थाईलैंड। थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश। अगला प्रश्न 250, आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न आ गया है, अब कमेंट बॉक्स की बारी आने वाली है। 250 प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शेर का वन में होना जरूरी है? क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। लाइन, शेर का होना जंगल में जरूरी है या फॉरेस्ट में जरूरी है? वनों को काटे जाने से बचाने के लिए, वन की शोभा या सुंदरता बढ़ाने के लिए, चारागाहों को अति चराई
से बचाने के लिए, मांसाहारी जानवरों को दूर रखने के लिए। 3 विकल्प जो दिख रहे होंगे ए, बी और डी, इनमें कोई जान नहीं दिख रही है। सी ऑप्शन में कुछ पावर लग रही है। देखिएगा, शेर होगा तो चराई यानी जो ग्रेजिंग एनिमल हैं, चारण करने वाले हैं, तो वो आपके चारागाहों को अति चराई से बचाने के लिए वन में क्या होता है, शेर को आप भेज दीजिए, चारागाह अपने आप सेफ हो जाएंगे, अति चराई नहीं होगी, सॉइल एरोजन नहीं होगा, सेफ वन बने रहेंगे। तो सी ऑप्शन सही है। अब बात करते हैं कल के कमेंट बॉक्स वाले प्रश्न के उत्तर में जो आपके कमेंट आए हुए हैं आपकी स्क्रीन पर। पहला कमेंट ये रहा। पहला कमेंट आप देख पा रहे होंगे रीमा राजपूत जी का है। पिकॉक का वैज्ञानिक नाम हमने बीच प्रश्न में आया था एक, तो पूछा था, तो पावो क्रिस्टेटस, ध्यान रखिएगा, पावो क्रिस्टेटस पिकॉक यानी राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम है, जो बहुत विद्यार्थियों ने प्रदान किया हुआ है। आपके सभी के कमेंट का रिप्लाई हम कर चुके होंगे मे बी ऐसे बीच वाले प्रश्नों का। और कल का कमेंट बॉक्स वाला प्रश्न था भारतीय पवित्र नदी, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए कहा था। तो आप देख पा रहे होंगे सोनाली कुशवाहा जी का कमेंट आ चुका है और आर्ट बाई प्रगति जी का भी कमेंट आपको दिख रहा होगा। साथ में इंपॉर्टेंट जानकारी भी आप उनके द्वारा प्रदान की गई वो देख पा रहे होंगे। अनुज ओमरे जी, ओमरे ब्रदर्स लगातार वीडियो देख रहे हैं और लगातार कमेंट प्रदान कर रहे हैं। ओमरे ब्रदर्स आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अनुज और विपुल ओमरे जी का धन्यवाद। शिवानी गुप्ता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप कंटिन्यूअस हमारे स्टूडेंट हैं, लगातार आप स्टडी कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स वाले प्रश्न का उत्तर प्रदान कर रहे हैं। आप सुनिए डिटेल। अब गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है, डिटेल में ही है आपके ये सभी पॉइंट जो हम बता रहे हैं। गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है। अलकनंदा और भागीरथी जब देवप्रयाग में मिलती हैं तो नाम रहता है फिर गंगा, क्लियर है। और गंगा आगे बढ़ती है तो ये कुछ राज्यों में प्रवाहित होती है, वो हैं 5 राज्य, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। इस 5 राज्यों के बाद पश्चिम बंगाल से कहाँ घुस जाती है, बांग्लादेश में। तो याद रखिएगा ये डिटेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 25-25 इसकी लंबाई है। सोनाली कुशवाहा जी का ये डिटेल था। आर्ट बाई प्रगति जी का कमेंट आप देखें तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सहायक नदियां भी दी गई हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। सरयू यहाँ ताप्ती नहीं है बेटा, राप्ती होगा। गंडक, कोसी और इंपॉर्टेंट नदियां राइट से बताई हैं यमुना, चंबल, सोन और बेतवा। चंबल, सोन, बेतवा, यमुना ये मिल करके गंगा में समाहित हो जाती हैं। ये कुछ सहायक नदियां हैं गंगा की। और देख पा रहे होंगे अनुज उमरे जी की कमेंट में अगर हम देखें तो इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रही है, पश्चिम बंगाल में या बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन डेल्टा में गिरती है, यानी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा जब बांग्लादेश में एंट्री कर जाती है ना तो वहाँ पर कौन सी नदी उनसे मिलती है, ब्रह्मपुत्र, जिसको हम जमुना कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट नदियाँ विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं। शिवानी गुप्ता जी ने हमें एक डिटेल प्रदान की है, आप देख पा रहे होंगे इस बॉक्स में। ब्रह्मपुत्र का नाम क्या हो जाता है, जमुना, जो अभी हमने बताया है। और देख पा रहे होंगे अलकनंदा, भागीरथी देवप्रयाग में मिलती हैं, इसके बाद गंगा कहलाती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों ने जो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके प्रदान की है। अब बात करते हैं आज के कमेंट बॉक्स वाले प्रश्न की। इस कमेंट बॉक्स वाले प्रश्न का उत्तर हम आपसे कमेंट बॉक्स में चाहेंगे। आज आप बताइए ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कौन सा है, कितने देशों से बहती है, कितने राज्यों में बहती है, इसके नाम कहाँ कहाँ क्या रहते हैं। आप इस इंपॉर्टेंट कमेंट बॉक्स वाले प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, ऐसी हमें आशा है। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।